अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ मजेदार कहानियां आएंगी, कुछ मजेदार एनेक्डोट्स हम लोग यूज करेंगे। जैसे तुमने कब जाना है, कब जाना है? अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है कि हमारी क्लास में इसको लेके चले। हाँ ये बच्चा, क्या नाम है आपका? अरे इसको कल पिछली बार लिया था, ये वाले बच्चे को लेके चलते हैं। क्या नाम है? हाँ उदय। देखिए उदय के, बुरा नहीं मानना, मतलब मैं मजाक मजाक में ले रहा हूँ। जब ये नर्सरी में था तो 39% मार्क्स आए थे। फर्स्ट क्लास में 33%, सेकेंड क्लास में 27%, फोर्थ, थर्ड क्लास में अबे फुल नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन में सबको पास कर देते हैं। अरे सुनो, इसके बाद फोर्थ में ये 33%, फिफ्थ में 37%, सिक्स में 39%, सेवंथ में 33%, एट्थ में फिर से 27%, नाइन्थ में मतलब 33%, टेंथ में 95%। ऐसा what he has done, he has not maintained consistency. What was expected, what was expected, क्या एक्सपेक्टेड था कि भाई 30 और 30 के क्लोज रहेंगे, लेकिन भाई साहब 30 से 3 गुना कहां पहुंच गए, 95 पे पहुंच गए। मतलब इस बंदे ने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी। जबकि दोस्त लोग कहते थे भाई, अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे मेरे स्कूल में पिछली बार क्या हुआ कि 100% रिजल्ट, मतलब किसी बच्चे का था 12th में, शी गॉट 100%, सीबीएसई की टॉपर। 2 साल, एक बार 2014 में और पिछले साल भी। पिछले साल तो ये हुआ 10th का फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वहीं से, 12th का फर्स्ट सेकंड पोजीशन वो भी वहीं से हमारे स्कूल से निकला। ठीक है, छोटा सा स्कूल है नोएडा में। अच्छा, अब ट्विटर पे व्हाट्सएप पे मीम्स चलते हैं। एक बोलता है जब पिछली बार रक्षा गोपाल बनी थी, अरे बहन इतने में, अरे बहन इतने में तो 3 पास हो जाते हैं। 99% नंबर उसके आए, 99.8% नंबर आए, करे इतने में तो 3 पास हो जाते हैं, इतने नंबर लेके क्या करोगे, ऐसा करके। सो उदय ने क्या किया, अपनी कंसिस्टेंसी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्या होना चाहिए था, है ना? ये दुश्मन जैसे दोस्त बोलते हैं कि भाई 30 के पास ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो क्या किया उसने, कंसिस्टेंसी ब्रेक करी। आइए जरा समझें व्हाट इज कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग, वो क्या होती है जरा जाने। वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर वन मेथड, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, दिस इज कंसिस्टेंसी। वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर वन मेथड 1 ईयर, जैसे 1 साल हमने अमेरिकन मेथड से बनाया, दूसरे साल ब्रिटिश मेथड से बनाया, तीसरे साल हिंदुस्तानी खिचड़ी मिक्स मेथड से बनाया, फिर अमेरिकन फिर ब्रिटिश। हाउ विल यू कंपेयर, कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल। और आपने पढ़ा था अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरिजन होना चाहिए, सो दैट यू कैन कंपेयर कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट, दैट कंपैरिजन शुड बी पॉसिबल। वो नहीं होगा। तो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग के जो मेथड आप एक बार फॉलो करते हैं, वही मेथड आपको ईयर आफ्टर क्या करने चाहिए, सेम फॉलो करने चाहिए, ताकि आप कंपैरिजन आराम से कर पाए, ताकि आप पता लगा सकें कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है, कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे। लेकिन अगर हम एक तरीके से फॉलो, अच्छा सुनो, जैसे एक बार आपने क्या कर दिया, रुपीज में अपने अकाउंट्स बनाए, अगले साल आपने डॉलर्स में बना दिए, अगले साल आपने यूरो में बना दिए, कन्वर्जन कैसे करोगे? और समझिए, जिस साल आपने अकाउंट बनाया उस समय डॉलर का रेट क्या था, जिस साल आपने बनाया उस समय यूरो का क्या रेट चल रहा था, एक एक फिगर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रुपीज। सो कंपैरिजन विल बी देयर बट इट विल बी डिफिकल्ट। तो क्या करना चाहिए, क्या हम मेथड को बदले ना? हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन कंसिस्टेंसी मेथड। You can change the method of accounting under two conditions. Number one, if that change is good for your accounting practices and it is going to give you meaningful result. ठीक है, मतलब उस चेंज से जब आपकी अकाउंटिंग क्या हो जाए, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, ज्यादा बढ़िया हो जाए तब, और यह क्या हो जाए, एज पर लॉ इट इज नेसेसरी। जैसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 था, और वो एक्ट जो चला वो चला सन 2013 तक। 2013 में कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस हो गया किससे, कंपनीज एक्ट 2013 से। तो 1956 में अकाउंटिंग किसी और तरह से होती थी और 2013 में किसी और तरह से। तो 2013 में जब लोगों ने स्विच ओवर किया उसको, तो फिर कंपैरिजन 2012 के मुकाबले मुश्किल हो गया।
लेकिन फिर 13 से 14, 15 से 16 ये सब कंपैरिजन आराम से हो गया। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है, कई बार आ जाए कि विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज वायलेटेड व्हेन अकाउंटेंट स्विच द मेथड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम विद इन एक्सपेक्टेशन टू फेच गुड रिजल्ट्स। कोई प्रिंसिपल फॉलो वायलेट नहीं किया उसने, इनफैक्ट दे हैव फॉलोड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको स्कोप देता है कि आप बदलें, चेंज लेके आए। कब? जब वो चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, और दूसरा कब? जब वो चेंज नेसेसरी हो बाय कोर्ट ऑफ लॉ या बाय एनी अदर न्यू एक्ट और उसके प्रोविजन के हिसाब से। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी की वजह से हम कंपैरिजन कर पाते हैं, इसी की वजह से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो पाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। वरना कैसे करोगे आप? पिछले साल अकाउंटिंग किसी और तरह से, इस साल किसी और तरीके से, सो कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल। वो जो वियर्ड एग्जांपल लिया था उसको भूल जाना, वो तो मैं वैसे ही मजाक मजाक में ले लिया था। ठीक है, वो नहीं है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आई होप दिस इज फाइन। अगला प्रिंसिपल लेके चले, क्या था? तो हमने कौन सा प्रिंसिपल लिया यहाँ पर? कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगला देखिए, कंसिस्टेंसी अजम्पशन थी, अगली क्या है? अक्रूवल अजम्पशंस। जरा समझते हैं एक्रूअल अजम्पशन के बारे में। समझे, एक्रूअल शब्द अजीब सा लगता है, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने समझाया था ड्यू और एक्रूअल का डिफरेंस, बताया था नहीं बताया था? एक्रूड किसे कहते हैं, ड्यू किसे कहते हैं, नहीं बताया था आपकी क्लास में? चलो समझिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था, आपको ध्यान रहेगा। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 और फिर Feb 7, याद आ रहा है किसी को? नहीं? हुँ? हाँ, आइए मैं बताता हूं। आप किसी व्यक्ति को अपने यहां काम पे रखते हैं, जब वो जनवरी 1 से जनवरी 31 तक काम करेगा, तब आप उसे सैलरी देंगे। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जनवरी 31 को अकाउंट में सैलरी डाल देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सैलरी अकाउंट में 31 को ही आ जाती है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पेरेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते होंगे, तो जब जनवरी 31 तक आप काम करेंगे, तो फैब के फर्स्ट वीक में आपके अकाउंट में सैलरी आती है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। मेरे भी 4-5 तारीख तक सैलरी, कई बार 7 तारीख तक आती है, उसकी बियॉन्ड नहीं जाती है। तो आपकी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, आपने बोला जब आप जनवरी 1 से जनवरी 31 तक काम करेंगे, तब हम आपको सैलरी कब देंगे? Feb 7 को देंगे। आओ जरा समझते हैं। आपका एम्प्लॉय जनवरी 5 को आपके पास आता है और कहता है मालिक सैलरी मिल जाती। मुझे बताइए, क्या वो सैलरी उसने अर्न कर ली? इज इट अर्न? सैलरी अर्न कर ली उसने? नहीं कर... नो सर। कहां अर्न हुई भाई? अर्न तो तब होगी ना जब जनवरी 31 तक काम करेगा। इज इट अर्न? नहीं। अर्न के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या? एक्रूड। क्या यूज करते हैं? एक्रूड। क्या ये एक्रूड या अर्न हुई? नहीं हुई। अच्छा जी, क्या ये ड्यू हुई? ड्यू का मतलब है जिस दिन हमें पेमेंट करनी थी, क्या ये ड्यू हुई? नहीं हुई, तो ये ड्यू भी नहीं हुई है। ना ये अर्न हुई, ना ये ड्यू हुई। और इफ पेड, इफ पेड, तो क्या बन जाएगा ये? एडवांस सैलरी बन जाएगा, एडवांस सैलरी। क्लियर है? सैलरी नहीं बोलूंगा इसको मैं, एडवांस सैलरी बोलूंगा। फर्क है, अगर मैं सैलरी बोलूंगा तो ये एक्सपेंस है, एडवांस सैलरी बोलूंगा तो एसेट है। ठीक है, एसेट क्यों है? क्योंकि वो अब आपके लिए 1 महीना काम करेगा, आपने एडवांस दे दिया है। ठीक है, अच्छा, जनवरी 15 को आपके पास आके बोलता है मालिक सैलरी, तो बताइए क्या सैलरी अर्न थी जनवरी 15 को? अर्न नो। मतलब, अर्न का मतलब नहीं समझ रहे? आप 1 महीना काम करेंगे तब जाके इस मालिक आपको सैलरी देगा। आप 1 महीना काम करेंगे तब जाके आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा। सो इज इट अर्न? नो। इज इट ड्यू? वो भी नहीं। ड्यू कब होगी? 7 तारीख को। हालांकि आप जनवरी 31 तक काम कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले का पेमेंट ऑब्लिगेशन कब अराइज होता है? जनवरी 7 को, अगले महीने। सो ना ये अर्न थी, ना ये क्या थी? ड्यू थी। इफ पेड, इफ पेड, तो क्या कहलाएगा? एडवांस सैलरी कहलाएगा, जो कि एसेट है, एक्सपेंस अभी भी नहीं बनेगा। जनवरी 31 को स्टेटस बताइए क्या है? क्या ये अर्नड है? यस। जनवरी 31 को शाम को 5 बजे ऑफिस खत्म होते ही सैलरी क्या हो गई? अर्नड हो गई। तो ये अर्नड है, मतलब
ये एक्रूड है, यस। कौन सी तारीख को? जनवरी 31 को। बट क्या ये ड्यू है? नहीं है, ड्यू नहीं है, डेट नहीं है ये भी। ऑफिशियल डेट, तेरे अकाउंट में 7 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, वो डेट नहीं आई ये भी। तो क्या होगा? इफ पेड, इफ पेड तो क्या कहलाएगा? फिर से क्या कहलाएगा ये? एडवांस सैलरी कहलाएगा। क्या बेटा? हाँ, टेन्योर पूरा होगा, इसलिए इसलिए अर्न हो गई है, एक्रूड हो गई है। लेकिन पेमेंट का टाइम तो अभी फेब 7 को है बेटा, अभी तो नहीं आया। जब तक फेब 7 नहीं होगी तब तक वो आपको सैलरी आप उससे क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोला गया कि इस दिन हम पेमेंट करेंगे आप। अगर वो जनवरी 3 को बोलता है कि हाँ उस दिन देंगे, तो उसी दिन एक्रूड, उसी दिन ड्यू। बोलिए। सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोल। नहीं नहीं, सुनो सुनो, हम वो केस लेके चल रहे हैं व्हेन पर्सन इज रेगुलर, नॉट टेकिंग एनी ऑफ। अगर ऑफ होता है तो ऑब्वियसली, अगर उसके उसके अकाउंट में सैलरी एक्यूमुलेट होंगी तो उसमें से, जैसे समझो हम टीचर्स हैं, हमें एक साल में 8 दिन का कैजुअल लीव जो हम कभी भी बोले और हमें मिल जाएगा। 10 दिन का अर्न लीव, अगर हम उनको नहीं लेंगे तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, बाद में जब रिटायर होंगे तो सैलरी मिलेगी। तो अगर मेरे सुनो सुनो सुनो, अगर मेरे अकाउंट में 18 दिन की छुट्टियां हैं और मैंने 4 दिन की छुट्टी ले ली, तो मेरी वहां से एडजस्ट होगी, मेरी सैलरी नहीं कटेगी। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, इसी तरह का क्वेश्चन क्या था? सर मैं पूछ रही थी अब इसको अनअर्न्ड इनकम कह सकते हैं, 31st को जो मांग रहा था वो। नहीं नहीं, हम तो बेटा एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो इनकम है ही नहीं। अगर तुम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तब होगा। दिस इज फाइन। चलो जरा मुझे बताइए, फैब 4 को क्या स्टेटस है? हाँ हाँ बिल्कुल, इट इज अर्न, यस इट इज एक्रूड, बट इट इज नॉट ड्यू। और सुनिए, इफ पेड तो क्या बनेगा? अगेन इट्स एन एडवांस सैलरी। ये एक्रूड का, हाँ, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट फैब 7 है। अब सुनिए, फैब 7 को 5 बजे के बाद, अब पता क्या बोलेगा एम्प्लॉयर? मालिक, सैलरी नहीं आई, है ना, 5 बजे के बाद। अब क्या है? अब आपका पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गया। नाउ फैब 7 को क्या हो गया? ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस दिन क्या हो गया? ड्यू भी हो चुका है और एक्रूड भी हो चुका है। ध्यान से सुनना, इफ पेड तो क्या कहलाएगा? सैलरी, और क्या होगा? वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और इफ नॉट पेड तो क्या बन जाएगा? वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर आपके पास क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बन जाएगी। समझ रहे? तो आप देख रहे हैं, फैब 7 तक आप उसको एक्रूड तो बोल सकते हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसे ड्यू नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन में काम आएगी चीज, लोगों को समझ में नहीं आता उस समय पे। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। एक्रूड का मतलब हमने अर्न कर लिया, लेकिन अभी क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई थी, ड्यू डेट, इसे ड्यू डेट बोलते हैं, ये डेट को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू डेट बोलते हैं। इस दिन के बाद जाके क्या होगा डिसाइड। अब सुनिए, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे? अगर जनवरी 5 को आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, तो सैलरी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ना वो ड्यू हुआ था, ना क्या हुआ था, वो एक्रू हुआ था, ना अर्न हुआ था, लेकिन फिर भी पे किया ना। तो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। चाहे पेमेंट हुई हो ना पे हुई हो, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने कैश पे कर दिया ना, तो हम आज क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे? एडवांस सैलरी। नहीं, जनवरी 5 को, जनवरी 15 को भी अगर पे हो गया, हाँ उसी दिन रिकॉर्ड करना है। एक्रूअल प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा है, जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हो जाए उसे उसी दिन रिकॉर्ड करो, चाहे पैसा आए या ना आए, चाहे पैसा जाए या ना जाए। ठीक है, आगे देखें जरा। फैब 7 को हमारी सैलरी ड्यू हो जाती है, और सैलरी एम्प्लॉय ने एक्रू भी कर लिया, लेकिन हमने उसे नहीं पे किया। तो क्योंकि हमारा पैसा नहीं गया, तो क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या बोल के रिकॉर्ड? मान लो जनवरी फैब 7 आ गया और किसी वजह से बैंक हॉलीडे कुछ और कुछ भी हो गया, आप सैलरी ना दे पाए अपने एम्प्लॉयज को, तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। तो आप इसे लिखोगे उस दिन, क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के लिखोगे उसको। और अगर उसी दिन पे हो जाएगा तो क्या बोलोगे? सैलरी बोल के लिखोगे उसको। सो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको? कि सपोज आपने फैब 1 को गुड्स सोल्ड कर दी थी
कितने की? 14,000 रुपीज की। ठीक है, और सामने वाला बंदा क्या कहता है कि भाई मैं ना ऑस्पिशियस डे को आपको पैसा दूंगा, रिसीव्ड रुपीज 14,000। ऑस्पिशियस है, नहीं पता। फैब 14 यार, वैलेंटाइंस डे होता है, ऑस्पिशियस डे होता है ना। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा देर में समझ में आ रहा है। आइए आइए चलिए। अच्छा, कौन पहले समझ गया था एकदम से? शाबाश, चतुर बच्चा। ठीक है, बाकी लोग भी समझे लेकिन अंदर से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, आइए देखें। फैब फर्स्ट को क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? इसको बिल्कुल रिकॉर्ड करूंगा। गुड्स सोल्ड करी थी हमने लेकिन पैसा नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स बोलेंगे। और फैब 14 को क्या बोलेंगे? वो जो डेटर था ना, उससे पैसा रिसीव हो गया। तो इस दिन भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको इस दिन भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दिन उसे क्या बोल के रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट सेल बोलकर। और इस दिन क्या बोला जाएगा? पैसे की रिकवरी हो गई। ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। कोई डाउट? क्या चीज? बैड डेट? हाँ सुनो सुनो, इस दिन ये कहता 14 तारीख को एक पैसा नहीं देना, जो करना है कर ले। ऑस्पिशियस डे है चाहे हेल्ड डे है, हम नहीं करते पैसा वापस। तो इस दिन रिकवरी नहीं शो करेंगे, इस दिन उसे बैड डेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड इसी दिन करेंगे, जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हो जाएगी उसे उसी दिन रिकॉर्ड करना है। वरना क्या कर सकते हैं? नहीं बेटा, तुमने सामान उधार बेचा 14,000 का, आपके डेटर बढ़ गए। डेटर बढ़ गए ना, अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट में, डेटर बढ़ जाएंगे। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, डेटर बढ़ गया। 14 को डेटर ने पैसा देना था, कहता भाई हमने सारा पैसा खर्च कर दिया, किसी पे खर्च कर दिया सारा पैसा, अब एक पैसा नहीं देने के लिए। हमने कहा फ्यूचर में देखा, कहता बिल्कुल नहीं दूंगा। हो गया बैड डेट। तो उस दिन रिकवरी नहीं बोलूंगा मैं, उस दिन क्या बोलूंगा? बैड डेट बोलूंगा। एक और खतरनाक चीज होती है, अगर आप बैंक में मैनेजर हैं और आप शाम को जब कैश टैली करते हैं, अगर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 लाख, 2 लाख भी रह गया, तो तब तक आप अपनी बैंक की ब्रांच को बंद नहीं करेंगे जब तक आप कैश मिलाएंगे नहीं। बैंक में ये बड़ी परेशानी होती है, नहीं जा सकते घर आप। घर कैसे जाएंगे आप? अपनी जेब से पैसा डाल के तब आप घर जाएंगे, मैनेजर और उसका जो टेलर कैशियर होता है वो, बाकी लोग चले जाएंगे। मैनेजर और जो टेलर है वो बैठा रहेगा जब तक हिसाब नहीं मिलेगा। और अगर कोई क्लर्क जिसके पास था, कई बार क्या हो जाता है कि 10-10 बजे तक ब्रांचेस बंद नहीं होती है, पता चला कि 4-5 लाख का डिफरेंस आ गया, अब कौन भरेगा 4-5 लाख रुपए? इट्स अ वेरी क्लियर रूल टू ईच एंड एवरी बैंक, वेदर इट्स अ प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, जब तक उस दिन का कैश कितना आया कितना गया मैच नहीं करता, घर नहीं जाएंगे। अगर डिफरेंस है, अपनी जेब से भरो फिर घर जाओ। तो जनरली अगर मान लो 700, 800, 500, 10,000, 1,000, 2,000 का बन रहा हो तो अपनी जेब से मैनेजर डालता है, फिर अगले दिन टैली करते हैं। लेकिन अगर 1-2 लाख का होगा तो भाई सब जमे रहोगे, घर नहीं जाओगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग होती है। अगर हल्की सी भी गड़बड़ पड़ी गई, पूरी ब्रांच, पूरे मैनेजर मैनिपुलेशन ऑफ फंड के अकाउंट में अंदर, ऐसा। सो इट इज अ मैंडेटरी रूल बाय आरबीआई टू ऑल द बैंक्स। तो और ये हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है रूल, क्योंकि बैंक में अगर हिसाब नहीं मिला तो फिर कहाँ हिसाब मिलेगा, है ना। तो एक्रूअल प्रिंसिपल ने क्या बोला आपसे कि रिकॉर्ड करिए ट्रांजेक्शन को व्हेन इट इज टेकन प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैश सेटलमेंट। गॉट इट? ठीक है जी, ध्यान रहेगा। चाहे ट्रांजेक्शन, अच्छा इसी की वजह से क्या होता है, कोई एक्सपेंस एडवांस बन जाता है, कोई एक्सपेंस क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग बन जाता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से, इसी अजम्पशन की वजह से। गॉट इट? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अगला प्रिंसिपल देखिए क्या है। इसके नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, बस मुझे उन्हें कलर कलर करना बाकी है। सो अगली क्लास में मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में मजा नहीं आता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या था? अकाउंटिंग एंटिटी। हाँ प्रिंसिपल्स आ गई, ये assumptions थी हमारी, अब हमारे प्रिंसिपल्स आ गए। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। हाँ बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब है कि ओनर और बिजनेस को आप सेपरेट गिनेंगे। याद है हमने जब कैपिटल और ड्राइंग की बात करी थी, बिजनेस और उसके मालिक को क्या ट्रीट करना है? सेपरेट एंटिटीज ट्रीट करना है। जैसे जरा देखिए एक और चीज, समझिएगा जरा। इसके बाद कौन सा प्रिंसिपल है बताइए? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद कौन सा है? हाँ रुक जाइए, नहीं इसको मैं एंटिटी को थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको जरा मनी मेजरमेंट के बारे में बताऊं। दैट्स वेरी सिंपल और अच्छा भी है। जरा सब लोग क्लास को लॉग इन करिए जरा, कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा तुम लोगों को। क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन करो जल्दी से। ये कहानी बड़ी पॉपुलर सी है, मतलब मैं हर बैच में सुनाता हूँ बच्चों को कहानी, उनको अच्छी लगती है।
जरा देखिएगा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हो गया? क्या नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, किसी की आवाज इको कर रही है, अपना आवाज बंद कर ले। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनका 40,000 करोड़ का बिजनेस होता है। कहानी चल रही है हमारी शुरू। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, 40,000 करोड़ का बिजनेस, एक ही लड़का, और बड़ा ही पितृभक्त टाइप का लड़का। उसके पापा ने, जब वो बहुत छोटा था, उसकी मम्मी चली गई थी, उसके पापा ने सब कुछ सेक्रीफाइस करा, दूसरी शादी नहीं करी, उसके लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी। और फादर जो है अच्छे से रहते, बढ़िया से करते, लड़का बड़ा शानदार ब्रिलियंट। और उनके परिवार में उसके फादर ना सेल्फ मेड मैन थे, उन्होंने उस बिजनेस को 40,000 करोड़ को अपनी मेहनत से खड़ा करा 20-25 साल 30 साल में। उनके साथ उनका ना एक एसोसिएट और था, जिसको वो लड़का काका या चाचा की तरह ट्रीट करता था। एंड ही वाज, समझ लीजिए, सीएफओ ऑफ फादर। ठीक है जी। आपको मालूम है मुकेश अंबानी ने अभी अपने एक सीएफओ को 200 कितना 1,100 करोड़ का एक मेंशन बंगला, पूरा बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिफ्ट करी है। इसी टाइप का रिलेशन उनके साथ था। एंड पापा थोड़ा इमोशनल टाइप के, लेकिन वो बहुत ऑब्जर्वेंट और बहुत स्किलफुल बंदा। लड़के ने क्या किया, एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करा, और फिर आईआईएम अहमदाबाद में चला गया, और वहां से वो एमबीए कर रहा था। अब आप जानते हैं ना, जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो दो सहेलियां बनी जाती हैं। टू स्टेट्स की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो दो सहेलियां बन गई, और धीरे धीरे कब दोस्ती हुई, कब दोस्ती आगे बढ़ गई, पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई खत्म हुआ, दोनों बहुत ब्रिलियंट। द गर्ल वाज डॉटर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर की बेटी थी। उसका प्लान था कि एमबीए करने के बाद में लंदन वगैरह जाके पीएचडी करूंगी। और लड़के का भी था प्लान कि आफ्टर डूइंग एमबीए मैं किसी कंपनी में काम करने के बाद फिर अपने फादर के बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे। लेकिन इन मीनवाइल वो दोनों जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, ऐसे, है ना, कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हो गया तुम्हारा? तो यहाँ बैठने दिखेगा उसके साथ। तो क्या होता है फिर, जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन तुम्हें लगता है ना, लाइफ इज नॉट सो स्मूथ, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। रिजल्ट आता है उनका, लड़की टॉपर, लड़का सेकंड टॉपर, ठीक है, और गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल इस तरह से उनको मिलते हैं। लड़का बड़ी खुशी खुशी में अपने फादर के पास जाके कहता है, पापा मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना होगा, समझ रहे हैं, है ना? अश्मित, क्या बताएगा लड़का पापा को? सेकंड आ गया, ओ अश्मित इज स्मार्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनो, जानबूझ के नहीं आ रहा था, चल। अरे कहानी में ट्विस्ट नहीं है, तुम मत क्रिएट करो। अब सुनिए, सुनो सुनो, मेरी कहानी है यार, मुझे बोलने दो। हाँ, नहीं मेरी अपनी कहानी नहीं है, सॉरी। मैं अगर आईआईएम अहमदाबाद में होता तो कहीं और होता, तुम्हारे सामने कलम थोड़ी घिस रहा था ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे। आगे कहानी, आई एम पैशनेट बट नॉट दैट मच कि आईआईएम अहमदाबाद पढ़ने के बाद डेबिट क्रेडिट सिखाऊंगा यहाँ पर, नो नॉट एट ऑल। तो कहानी के अंदर क्या होता है, आगे चलें। है अच्छा जी, आगे की कहानी में क्या होता है, आवाज कम कर लेंगे किसी की। आगे की कहानी में ये बनता है, चीजें बढ़ती हैं आगे। लड़का पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है, पापा मैं कुछ बता। तब तक पापा सिगार सिलगाते कहता है, बेटा हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। अब हमेशा पापा की, पितृभक्त लड़का पापा के आगे सर्वोपरि कहता है, पापा आप बोलो क्या कहना है। सुनो, हमने डाबर की बेटी से तुम्हारी शादी तय कर दी है। डाबर इंडस्ट्रीज वाले के, उनकी बेटी से तुम्हारी शादी कर दीजिए। 20,000 करोड़ का बिजनेस है, हमारे बहुत सख्त अपोनेंट है। दोनों को मिला के 60,000 करोड़ का क्या बनेगा, हमारा एम्पायर बनेगा। क्या बढ़िया रहेगा जब डाबर की बेटी और तुम, और सोचो बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारी ऑटोनॉमी हो जाएगी। ऐसा करके बोलता है। लड़के के चेहरे पे थोड़ा उदासी के भाव आते हैं। यार माइक बंद करो, कोई कहानी खराब हो रही है। उदासी के भाव आते हैं और चले जाते हैं। पापा कुड नॉट नोटिस इट, वो तो धुआं उड़ा रहे होते हैं। काका जी समझ जाते हैं क्या होता है। एनीवे, लड़का थोड़ी देर में जाके फोन करता है, हेलो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पापा इज नॉट एग्री, खत्म, जाने से टूटा सपना है। उधर उदासी इधर उदासी, कितनी परेशानी वाली बात हो जाती है। और अब यार ये इन प्रोग्रेस मेरी कहानी को खराब कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा क्या होता है कि एनवायरनमेंट इस तरह का बनता है कि लड़का उदास, वो उसकी जो साथी वो भी उदास, क्योंकि जिंदगी के सुनहरे सपने बुने थे उन लोगों ने। तो कैसे बढ़ते आगे सोचिए आप। नहीं दैट्स द रियलिटी, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ फनी वे। तो अब
लड़का अपने पापा के बिजनेस में बिल्कुल रम जाता है। लड़की पापा से कहती है पापा आई विल गो टू लंदन एंड टू कंप्लीट माय पीएचडी। पापा कहता है ओके बेटा जैसा तुम्हें करना कर लीजिए। और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, खबर सुनाते रहते हैं। तो देखिए कहानी क्या होती है, सुने ध्यान से जरा। आई जस्ट शो यू। अब जरा विजुअल देखिएगा। पहले हालत क्या थी, ऐसी थी। दिखा रहा हूं, रुक जाओ। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? देखिए जरा। कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है भाई स्क्रीन पे कुछ? दिख रहा है? यस सर। पहले हालात ऐसे थे, ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया चलता था सारा। अब हालात क्या हो गए हैं, देखें जरा। अब हालात ऐसे हो गए हैं, दिख रहा है? अब हालात ऐसे हो गए, दिख रहा है? पुरानी हिंदी फिल्मों में ऐसे होता है, तू मेरा है चांद मैं तेरी चांदनी, उस तरह से गाना चल। एनीवे, मामला खराब। लड़की की तैयारी डिपार्चर की, बच्चा उदास। पापा एक दिन पूछते हैं अपने सीएफओ से, काका तुमने देखा लड़का उदास रहता है, पता करो क्या गड़बड़ है। अब काका को तो पता चलता, काका चतुर आदमी थे, उन्होंने पहले पता कर लिया। कह रहे सर कहानी ये थी। अरे बाप रे बाप, मैं तो डाबर की बेटी। कह रहा क्या सर डाबर की बेटी बेटा कर रहे हो आप? जिस बच्चे के लिए आपने जिंदगी कुर्बान करी उसकी खुशी के लिए डाबर की बेटी, बाय बाय करो। ठीक है, पापा को समझ में आ जाता है। अब होता डिपार्चर का दिन, सीधे एग्जाम आती है, और उसके बाद कंसेप्ट सीखेंगे। तो डिपार्चर का दिन होता है फ्लाइट का, लड़की का। पापा लड़के को बुलाते हैं, बेटा तू इतना बड़ा हो गया, इमोशनल डायलॉग, कि तू अपने दिल की बात हमें ना बता पाया। नहीं वो पापा, वो पापा। क्या पापा, वो पापा, हमें सब पता है। तो अब क्या करें? कहते जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब मतलब हाँ है, लेकिन अब हाँ होने से क्या होता है? आज तो फ्लाइट है उसकी, तुझे कैसे पता? कॉमन फ्रेंड से पता चल गया आज फ्लाइट है। अब क्या करेंगे बताओ? कहता अब तक तो उड़ चली। नहीं अभी उड़ने चली। ऐसा करो तुम जाओ एयरपोर्ट की तरफ भागो। कह रहे उसके पापा, अरे बेटा सब कुछ सेटल कर लूंगा, तू चिंता ना कर। समहाउ इतना बड़ा इंडस्ट्रीज था, ब्यूरोक्रेट को फोन करते हैं, सारी कहानी बताते हैं, कहते हैं बच्चों से गलती वलती हो जाती है, चलो ठीक है। पापा इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, इतना बड़ा बिजनेस वाला दामाद वगैरह सब मिल रहा था। एनीवे सब सेटल हो जाता है। कहते जाओ। शॉफर ड्राइवर कहता खुद लेके गाड़ी भाग बेटा, जल्दी जा वरना गाड़ी छूट जाएगी। वो अपना एयरपोर्ट की तरफ धूम मचा ले, धूम सही में लड़का भागता है। फिर गॉड को कुछ मंजूर होता है, ट्रैफिक जैम। एक बेवकूफ से बंदे ने क्या करा था, वो मुर्गियों का ट्रक होता है ना वो, उससे मुर्गियां होती हैं और वो मुर्गियां सारी सड़क पे फैलती हैं। ठीक है ना? हाँ चलो जैसे भी था। तुम भी गए थे भाई के साथ अपने। सुनो, तो अभी सुनिए। मुर्गियां मुर्गियां, अब कैसे तुम मुर्गियों को कुचल के निकलेंगे? ठीक है। पापा ट्रैफिक जाम है। अरे बेटा ये भी हो सकता है कि वो भी ट्रैफिक जाम में हो। चलो भाई गाड़ी वहीं छोड़ता है, भागता आगे, एक से एक, ओ एक जगह दिख जाती है, ठक ठक ठक। बापू तैयार है। ठीक है। नहीं नहीं, फिर तो थोड़ा नखरा वखरा होता है, गिले शिकवे वगैरह होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आइस पिघल जाती है, एंड गर्ल इज ऑल्सो रेडी। पापा को फोन करती है उससे पहले, पापा को फोन, हाँ हाँ मुझे पता है तू क्यों फोन करने वाली थी। कोई बात नहीं बेटा, 2 साल बाद कर लेना पीएचडी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। एंड फाइनली कहानी का अंत खत्म होता है। अब फ्रेम कैमरे का ऐसे उठ के कहाँ आता है, पापा के ऑफिस की तरफ आ जाता है। पापा सिगार सुलगाते हैं, और उनके जो सीएफओ थे उनके साथ बैठते, उनकी आदत थी हर रोज शाम को अपने सीएफओ को बोलते थे, नोट करो, नोट करिए आप इसको, आज मेरा कितना खर्चा हुआ, 20 लाख चैरिटेबल में दिया, ये इतना दिया, ये इतना दिया, 5 लाख और नोट कर लो। कह रहे क्या चीज, 5 लाख में क्या खरीदा? पापा धुआं उड़ाते कहते, हमने ट्रैफिक जैम खरीदा। समझे? इन्फ्लुएंशियल था, खरीद लिया। तो वो ट्रैफिक जैम जो था वो क्या था, वो मुर्गे वाले को 5 लाख दिए थे। डिलीवरी बोला था जरा सड़क में अफरा तफरी मचा देना ताकि गाड़ी कुछ देर के लिए रुक जाए। और उस दौरान क्या हो गया, पैचअप हो गया। ठीक है, कहानी खत्म। विजुअल्स अच्छे थे। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं असली कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, इस पूरी कहानी में मिलना बिछड़ना, चांद तारे अकेले साथ, कुछ रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं रिकॉर्ड होगा। क्या रिकॉर्ड होगा? कितने? ऑनलाइन वाले बताइए क्या रिकॉर्ड होगा। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। अबे सर मर्जर बिजनेस कहा, यहाँ ट्रांजैक्शन। जिंदगी की कहानी चले तुम मर्जर की बात कर रहे हो। मर्जर मटेरियलाइज थोड़ी हुआ। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। अब कहानी में कुछ और नहीं है। तो क्या हुआ
क्या रिकॉर्ड होगा? वो 5 लाख रुपया वो रिकॉर्ड होगा। बाकी ट्रैफिक जाम, मुर्गा, बतख, बकरी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। क्या रिकॉर्ड होगा? 5 लाख रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नाउ टेल मी, ये 5 लाख जो रिकॉर्ड हुआ, पापा का बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है? पर्सनल। क्या बोल के रिकॉर्ड होगा? ड्राइंग्स बोल के। पर कौन सा प्रिंसिपल लगा जब हम इसे ड्राइंग्स बोल रहे हैं? बताओ, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा assumption? एक तो मनी मेजर, एक तो मनी मेजरमेंट लगा, और दूसरा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या हुआ? ओनर और बिजनेस के एक्सपेंसेस को क्या किया हमने? सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो बोलिए। वो थोड़ा सा आगे की चीज होती है, उसके बारे में कभी डिस्कस। सीनियर्स प्लीज। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहते हैं? Event or transaction which can be recorded in the which can be measurable in terms of the books of in terms of money, only they have to be recorded in the books of accounts. और इसी एग्जांपल में हमने कौन सा प्रिंसिपल भी देख लिया? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल था वो? ओनर और बिजनेस को हम क्या ट्रीट करेंगे? सेपरेट ट्रीट करेंगे। बिजनेस के एक्सपेंसेस और ओनर के एक्सपेंस को क्या ट्रीट करेंगे? सेपरेट करेंगे। अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा लेकर अपनी पर्सनल यूज में लगा लिया तो क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स बोलते हैं। किस प्रिंसिपल की वजह से? एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से। अगर बिजनेस के ओनर ने अपनी वाइफ के लिए BMW खरीदी तो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग्स। लेकिन बिजनेस के ओनर ने अपनी वाइफ को बनाया डायरेक्टर, और डायरेक्टर बोलकर उसको BMW दे दी तो क्या कहलाएगा? बिजनेस एक्सपेंस कहलाएगा। गॉट इट? तो बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंसेस कोई बात नहीं, दे आर सेपरेट। और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल था मनी मेजरमेंट में, आपने अच्छी कहानी सुनी ली। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोला कि इवेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दे आर ओनली टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बाकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। और एक और चीज, इसकी आप बुक देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक दो लिमिटेशंस बता रहा है। देखिए, दो क्या बता रहा है ये? लिमिटेशंस बता रहा है यहाँ पर। एक, ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मीटिंग से लीव कर लीजिए, किसी का इको कर रहा है अभी भी। ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका कोई यूज ही नहीं है। मैनेजर बहुत अच्छा, एम्प्लॉय बहुत डेडिकेटेड, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस 100% 200% की रेट से ग्रो कर रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो ये लिमिटेशन है। हाँ जी, क्या बेटा? हाँ, ग्रोथ तो रिकॉर्ड होगी ना, क्योंकि वो करोड़ रुपए में 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, वो तो रिकॉर्ड होगी। लेकिन जिनकी वजह से ग्रोथ हुई उनका थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, उनको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। दूसरा, मनी की वैल्यू क्या ली जाती है? स्टैटिक ली जाती है। मतलब जिस डेट पर वो रिकॉर्ड हुआ, जिस अमाउंट पर रिकॉर्ड हुआ, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आगे चलता चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने मान लो कोई एक्सपेंस किया, आपने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाया, उसकी कीमत मान लो आज 200 करोड़ थी, और फिर उस प्लांट में और ज्यादा वैल्यू एडिशन किया तो उसकी वैल्यू 500 करोड़ हो गई। या आपने कोई लैंड का टुकड़ा लिया जो आपको मिला 20 करोड़ का, और उसके बाद 5 साल बाद उसकी वैल्यू 40 करोड़ हो गई, तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना उसको हम लोग। तो मनी की वैल्यू क्या ली जाती है? स्टैटिक वैल्यू होती है, उसमें मैनिपुलेशन, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। हाँ, नहीं पता चला? ठीक है, दीज आर टू लिमिटेशंस। तो जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, उसमें लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, वो सारे के सारे लिख के दूंगा आपको। तो पहला हमने क्या assumption लिया था? पहला वाला गोइंग कंसर्न, याद होगा सभी को। उसके बाद क्या लिया था? कंसिस्टेंसी लिया था। उसके बाद क्या लिया था? अक्रूवल लिया। उसके बाद बिजनेस एंटिटी, बिजनेस और उसके ओनर की ट्रांजेक्शन को क्या करना है? सेपरेट ट्रीट करना है, और इसमें ही फायदा है। उसके बाद अगला क्या लिया हम लोगों ने? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जो इवेंट ट्रांजेक्शन आप मनी में मेजर कर पाएंगे, उन्हीं की रिकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी। उसके अलावा कुछ भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ठीक है, एंड यू कैन सी विद दैट एग्जांपल। हालांकि आसान था। सर, हाँ, बोलिए। सर मनी स्टैटिक है, उसका वो लिमिटेशन क्यों है? देखिए, आप एक बार अपनी बुक को खोल के देखेंगे। देखिए, क्या हुआ? आपने कोई सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, और अचानक से मार्केट में उसका प्राइस बढ़कर 15,000 हो गया। कई बार होता है ना, हमको अच्छा। समझ, जैसे मान लिया हमने क्या किया, जैसे सपोज हमने क्या किया, हमने एक कोई कंज्यूमेबल आइटम लिया और हमने स्टोर करके रख लिया उसे अपने पास,
हमें लगा था कि भाई जैसे कोरोना के टाइम पे देखा था आप लोगों ने सामान वामान लेके रख लिया था, उसके बाद क्या हो गया, अचानक से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया। तो आपने कोई रॉ मटेरियल अपने पास लेके चले, उस रॉ मटेरियल की कीमत मान लो 10,000 रुपीज पर केजी थी, और अचानक से कुछ दिनों बाद 2 दिन में शॉर्टेज हो गई। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है ताइवान क्यों फेमस है? ताइवान, कोई बताएगा मुझे ताइवान में क्या खास बात है? ताइवान, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ताइवान के चाइना के साथ टेंशन्स वगैरह चल रही थी, और वहां पर कुछ गड़बड़ हुई, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप थी, जो था सिलिकॉन बेस्ड जो चिप्स होती हैं, उनमें क्या हुआ कि वो चिप की शॉर्टेज पड़ गई। तो इंडिया के अंदर गाड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग था, वो क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, वो चिप लगती है और सेंसर में लगती है वो चिप, स्टेयरिंग घूमते हैं और बाकी सारे सिस्टम होते हैं, तो गाड़ियों का। हाँ जी बेटा, हर चीज में लगती है। हाँ, अभी भी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिकवरी मोड में चले गए, और अब हमारा देश कोशिश कर रहा है कि उस पे सेल्फ बने, कोशिश कर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर चिप्स की डिले हो गई, तो गाड़ियों की जो डिलीवरी थी वो क्या होने लग गई, डिले होने लग गई, ऐसा करके। तो सपोज आपने वो चिप्स अपने पास क्या बना था, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में मैंने इंपोर्ट करके मंगवा ली थी, तो मान लो एक चिप की कीमत सपोज 2,000 रुपए थी। अब जब शॉर्टेज होगी तो उसी की कीमत कितनी बढ़ गई, 5,000 हो गई। तो लेकिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने में लिखा, उसको 2,000 में लिखा ना। तो वो है मनी की स्टैटिक वैल्यू। आप मार्केट में कितने का उसे नहीं लिख सकते हैं आप, ये एक लिमिटेशन बनती है। हाउएवर, जब आप उसे बेचेंगे 5,000 6,000 में, तो जो प्रॉफिट होगा उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। लेकिन जब तक बेचा नहीं है, तब तक आपकी बुक्स में वो कितने की दिखेगी, 2,000 की दिखेगी। ये है स्टैटिक वैल्यू का एग्जाम्पल और उसका मतलब। गॉट इट? कोई डाउट बताइए, बोलो। बड़ी वैल्यू बनी लिखते हैं, उसके लिए एक और प्रिंसिपल होता है। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक अलग प्रिंसिपल होता है, कॉस्ट वाला बोलते हैं उसको, हम बाद में करेंगे अभी। यहाँ लिमिटेशन है। ठीक है, हाँ कुछ बोली थी इशिता? नहीं सर। ठीक है, मनी मेजरमेंट इज डन। आगे बढ़िए, क्या है? हाँ, अकाउंटिंग पीरियड। हमने बोला कि घंटे वाला शाही हलवाई 1770 में बिजनेस शुरू हुआ। नुस्ली वाडिया का बिजनेस है, वो भी मुगल टाइम पे शुरू हुआ था। इतने बड़े बड़े बिजनेस। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कब पता चलता है? जिस दिन स्टार्ट किया और जिस दिन बंद हुआ, वी कैन फाइंड आउट। एक्चुअल प्रॉफिट में बोलो तो तभी पता चलता है, जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या था, और जब बंद किया क्या था। लेकिन बिजनेस का गोइंग कंसर्न तो कहता है बिजनेस बंद ही नहीं होगा, तो हम तो बूढ़े बाबा बन जाएंगे, हमारा प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा। हाँ, तो समझिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्या किया जाता है, बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ पीरियड को आप क्या करते हैं, छोटे 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 इंटरवल्स में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट देते हैं। और उस एक इंटरवल को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ताकि आप इंडेफिनिट लाइफ तक इंतजार ना करें अपने प्रॉफिट का। तो जो इंडेफिनिट टाइम पीरियड होती है बिजनेस की, एज पर गोइंग कंसर्न, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और वो एक टुकड़ा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, हमारे देश में समझिएगा, हमारे देश में मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा अभी आपको, बहुत नॉलेजेबल है। हम क्या करते हैं, अपने देश की जो हेरिटेज होती है उसको नहीं समझते हैं। हमें फिरंगी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, यूएस लगता है, कनाडा अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया लगता है। ठीक है, वो सब हमें अच्छा लगता है। ठीक है, आज की डेट में वो लोग डेवलप्ड है, हम लोग नहीं डेवलप्ड हैं। तो देखिए जरा समझिए, व्हाट वाज द पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने स्कूल में पूछा, जब मैं डिस्कशन कर रहा था, कि सर, हम लोग, वर्ल्ड में क्या होता है, जनवरी से दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर चलता है, हमारे यहाँ अप्रैल से मार्च तक का चलता है। तो बोला भाई, हम लोग अप्रैल से मार्च का क्यों नहीं फॉलो करके चल रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया अप्रैल से मार्च लेके चलती है, हम क्यों चल रहे थे? तो मैंने उन्हें बताया कि भैया, पूरी दुनिया जनवरी से दिसंबर जो लेके चल रही है, वो भी चुन्नू मुन्नू टाइप के काम है। जरा एक बार देखिए गूगल पे सर्च करके, इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जीडीपी एट वन। अच्छा सुनो, पहले ये देखो, आप पहले जरा सर्च करना है कि, अब मैं बता दूं कि किसका सिस्टम पुराना है, हमारा या फिरंगी लोगों का। समझिए, लिखिए, लिखिए यूएसए कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी। जरा देखिए, जरा सर्च करके, यूएसए कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी, देखिए जरा क्या है। गलत बोल रहा है, टाइम बताइए कब का दे रहा है। 2022 में क्या बोल रहे हैं ये, वर्ल्ड की जीडीपी का कितना परसेंट बोला हमने?
क्या स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को? ये कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? दिख रहा है? मुझे बताइए इशिता। इशिता यस सर। देखिए, हम लिख रहे हैं यूएसए कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी, और ये दिख रहा है कितना? 15.57%। ठीक है, मैंने दिखा दिया। ठीक है, जरा सर्च करिए इंडियन कंट्रीब्यूशन, इंडियन कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी इन एंशियंट टाइम। नहीं, एंशियंट टाइम्स। क्या दिख रहा है बेटा? बता इसी सामने क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? 33%। 33%, 1000 एडी तक। आज 15.74% पर यूएसए फाइनेंशियल पावर है। हम तो उससे डबल थे, डबल से भी 3% ज्यादा थे। तो सोचिए 1000 एडी तक हम लोग वर्ल्ड की फाइनेंशियल सुपर पावर थे। आज सारे स्टैंडर्ड वर्ल्ड में किसके फॉलो होते हैं? यूएस के, क्योंकि यूएस सुपर पावर है फाइनेंशियल। बताया आपको, सारे स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हो गया, फाइनेंस के स्टैंडर्ड हो गया, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट। आप देखते हैं वॉरेन बफे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पता नहीं कौन कौन लोग थे, कितनी सारी चीजें सब चलती हैं, हम नहीं फॉलो। लेकिन जब हम सुपर पावर थे 1000 एडी में, 33% वर्ल्ड की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारा होता था। तो भाई हमारी अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग पीरियड पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते थे। हिस्ट्री ऑफ बिजनेस एवोल्यूशन पढ़ी आपने? हुंडी? नहीं, बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा आप लोगों ने? वो चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, हाँ ठीक है। तो हमारा सिस्टम मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोमन एम्पायर, हर जगह फॉलो होता था। आज हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ पर अगर कोई कंपनी यूएस में काम करती है ना, तो वो यूएस के हिसाब से भी अकाउंटिंग बनाती है और हमारे हिसाब से भी अकाउंटिंग बना के चलती है। तो हम सिर्फ इतना बताना था मुझे, मतलब क्या, कि हम भी वर्ल्ड की सुपर पावर फाइनेंशियल होते थे। आज भी अगर हमारी पॉपुलेशन के 1% पॉपुलेशन हमारे यहाँ टैक्स भरती है सिर्फ, यूएस में 67% पॉपुलेशन टैक्स भरती है। अगर हमारे देश में 67% पॉपुलेशन टैक्स भरे तो क्या होगा सोचो। अभी हमारे में बोलते हैं ना, जीएसटी का कलेक्शन कितना हो गया? 1,87,000 करोड़ है एक महीने का। वो तो तब होता है जब बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन होता है। अगर हमारे देश में 67% पॉपुलेशन टैक्स भरेगी, तो सोचो हमारा देश कितना बड़ा फाइनेंशियल पावर बनेगा। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हमारा देश में अकाउंटिंग पीरियड क्या फॉलो होता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक फॉलो होता है। और अक्रॉस द ग्लोब क्या फॉलो होता है? जनवरी से दिसंबर तक। तो हम बहुत पुराने हैं, इसलिए हम इसे छोड़ते नहीं है। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग कि चलो ठीक है यार, वर्ल्ड के साथ साथ चल लो, कोई बात नहीं, सुपर पावर जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो वर्ल्ड के साथ चले। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? इंडेफिनिट लाइफ पीरियड ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ड्यूरेशन सो एज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और नो फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्टिवली। अगर आप 20 साल, 100 साल, 50 साल, 200 साल इंतजार करेंगे तो कहां अकाउंटिंग हो पाएगी। तो क्या करते? एक एक साल को लेके चलते। देखिए सुनो, एक और चीज समझिए। पहली बात, जैसे हमने बोला कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई चेंज लेके आ रहे हैं, तो जनरली चेंज क्या करते हैं? जैसे मान लो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन था, जीएसटी साल के बीच में आपने पार्लियामेंट ने पार किया, लेकिन उसको चालू किया गया अगले फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से। मान लो किसी ने बिजनेस शुरू किया अपना अक्टूबर 1 को, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है उससे रिलेटेड? किसी ने 1 जुलाई को बिजनेस शुरू कर दिया तो क्या हुआ? नहीं, तो क्या होगा? अप्रैल से मार्च ही रहेगा, तो 9 महीने की अकाउंटिंग होगी अगर जुलाई से शुरू करता है तो। अगर अक्टूबर को शुरू करता है तो 10 महीने की अकाउंटिंग होगी। अभी 12th में सीनियर्स को मैं यही करवाता हूँ, क्वेश्चन में ऊपर डेट बदल देता हूँ कि बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर। ये लोग साल साल का कैलकुलेट करते हैं, वहीं गलत हो जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पूरे साल का, पूरे साल का लगाते हैं, जबकि कितने महीने का देना है? सिर्फ 9 महीने का देना है। तो आपका अकाउंटिंग 6 महीने की, अगर मान लो आपने आपने 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अकाउंटिंग होगी, अगले साल से पूरे साल की होगी, ऐसे चलता है। तो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग, क्या? पीरियड कंसेप्ट। इसके हिसाब से बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ को आप क्या करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, और उस एक छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। सो दैट यू कैन मेजर योर परफॉर्मेंस पीरियोडिकली, ठीक है, एंड यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। इसे कहते हैं क्या? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आगे चलें थोड़ा सा, आगे कौन? नहीं, उसको नहीं लेके चलते, एक और बताता हूं मैं आपको।
आगे चलिए और थोड़ा सा, उसको भी नहीं लेके चलेंगे, और आगे चलिए। हाँ, इसको लेके चलते हैं। किसी ने पढ़ा है प्रूडेंस के बारे में ना? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ो। अब किताब का नहीं बोलना, आप समझते हैं। हाँ, ठीक है, तुम बोलो भाई। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी बचपन में, जातक टेल्स पढ़ी होंगी। उसमें जनरली क्या होते हैं, एनिमल्स को कैरेक्टर बनाकर और मॉरल स्टोरीज समझाई जाती हैं। जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं मैंने भी बहुत पढ़ी बचपन में, मुझे एक कहानी याद आती है। आपने देखा होगा जंगल में वाइल्ड पिग होते हैं वाइल्ड पिग, जिनके ऐसे क्या होते हैं, जिनके नाखून दांत जो है ऐसे बाहर निकले रहते हैं। पावरफुल है, किसी को एक टक्कर मारे तो गिरा दे, बहुत पावरफुल होते हैं वाइल्ड पिग। अच्छा, हिंदू मतलब इंडियन माइथोलॉजी में एक थे वराह अवतार, विष्णु का अवतार था। जब जल प्रलय हुई थी तो उन्होंने क्या करा, अपने दांतों में पृथ्वी को उठा लिया था। वराह अवतार बोलते हैं उसको। अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्या करें, मैंने तो खूब पढ़ा है सब कुछ। वराह अवतार थे, विष्णु के अवतार, 8वें अवतार थे शायद वो वराह। जब धरती जल में, मतलब जब फ्लड आया था जबरदस्त, उसने पूरी पृथ्वी को उठा लिया था, ऐसा बोलते हैं। वाइल्ड पिग का खतरनाक काम, मतलब जब भी देखे वो किसी को टक्कर मारेगा, बिल्कुल फाड़ देता है। और बहुत बल्कि होते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल पिग होते हैं ना वैसे नहीं होते वो। एक बार एक वाइल्ड पिग, पेड़ की जड़ निकली रहती है ना बाहर, पीपल के पेड़ की देखा होगा, जमीन में जड़ें निकली रहती हैं। पत्थर पे वो दांत नहीं घिसता, उस जड़ पे अपने दांतों को घिस के पैना कर रहा होता है। दांत उसका हथियार होते हैं ना, उसको पैना कर रहा होता है। अचानक एक खरगोश उछलता फूटता आता है। दादा क्या कर रहे हो? अबे अंधा है, देख नहीं रहा दांत पहने कर रहा हूँ। कह दादा दांत पहने क्यों कर रहे हो? अबे अगर लड़ाई वड़ाई होगी तो क्या होगा? तो दादा अभी कौन सी लड़ाई होगी? कह रहा एक बात बता मूर्ख, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन दांत पहने करने का टाइम मिलेगा क्या? ठीक है, मिलेगा टाइम क्या? तो वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू रेडी। आपने देखा होगा आर्म फोर्सेस क्या करती हैं, कभी ऑपरेशन मेघदूत चला रही होती हैं, कभी ऑपरेशन स्ट्रॉम चला रही होती हैं। मतलब क्या करते हैं, अल्फा पार्टी बीटा पार्टी बना के एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राजस्थान में डेजर्ट एरिया में, कभी हिमालय में जा रहे होते हैं, कभी तिब्बत लद्दाख की तरफ कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं भाई वो? अच्छा, एक फिल्म देखी थी किसी ने, टेंगो चार्ली, अक्षय कुमार की, नहीं बॉबी देओल की थी शायद, हाँ। अक्षय कुमार बॉबी देओल थे, टेंगो चार्ली, बीएसएफ के ऊपर थी। अक्षय कुमार जो, सॉरी, अजय देवगन जो होता है टेंगो चार्ली में, उनका हेड होता है। उनको एक टास्क मिलता है, कभी घर जाके उसका रिव्यू पढ़ना, पता चलेगा। उनको एक टास्क मिलता है कि एक ब्रिज है आपके पास जम्मू कश्मीर के, उसको बचाना है। उस पर टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस जबरदस्त होते हैं। तो अजय देवगन क्या करता था, अपने जितने भी जवान होते थे सबके साथ एक दिन में 4-4 बार एक्सरसाइज करता था कि पार्टी आ गई, अटैक हो गया, चलो चलो चलो, ऐसे करके करता था वो। एक दिन में चार, सब उसे कोसते थे, क्या करता है क्या करता है क्या करता रहता है। एक दिन अचानक से क्या होता है, भयंकर एम्बुश होता है, आते हैं दुश्मन जबरदस्त तरीके से। एंड समहाउ इतना खतरनाक वो था अटैक, लेकिन फिर भी उस अटैक में क्या करते हैं, फिर भी उस अटैक में क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत शानदार करी थी। दैट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी फ्यूचर इमरजेंसी, उसे कहते हैं प्रूडेंस। अकाउंटिंग में कैसे लगता है, वो जो दांत पहने कर रहा था ना, किसके लिए? फ्यूचर। और सही बात तो है, तुम्हारे हाथ में तलवार एक है, उसमें धार नहीं लगी हुई है, सामने वाला कहता है लड़ना है, कहता रुक भाई पहले धार तो लगा दूं, तब तक अपनी मुंडी गायब। यू शुड बी एवर रेडी। इसीलिए इसीलिए आर्म फोर्सेस क्या करती हैं, बार बार अपनी एक्सरसाइजेस करती रहते हैं, कभी समुद्र में करती हैं, कभी आकाश में करती हैं, कभी कहीं करती, करते रहते हैं। दे मेक देमसेल्फ रेडी फॉर द वॉर। जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन थोड़ी बोलेंगे सामने वाले को भाई प्रैक्टिस करके आएंगे फिर मिलते हैं तुमसे। नहीं कर सकते ऐसा आप। सारे रेसलर, सारे बॉक्सर्स जितने भी करने, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, गाने वाले रियाज करते रहते हैं। यही है अकाउंटिंग का प्रूडेंस कंसेप्ट। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। वो क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए क्या करिए, हमेशा प्रोविजन बना के चलिए। दिस इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाता है ये? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, ये प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने शब्दों में?
आई थिंक यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। जैसे ध्यान से समझिएगा, अ, कुछ जगह पर ये प्रिंसिपल जो होता है, जैसे इस प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन मैं बताता हूं। मान लिया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, जो आपके पास है 50,000 रुपया है, और मार्केट वैल्यू जो है उसकी वो क्या है पता है, 80,000 रुपीज है, और क्लोजिंग स्टॉक है, साल के आखिर में आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, इन दोनों में से किस पे रिकॉर्ड करोगे, क्यों करेंगे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड, कम है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, अगर मैं बुक वैल्यू भी छोड़ दूं, बोलूं कॉस्ट जितने में मैंने खरीदा था 50,000 में, मार्केट में कितने का दिख रहा है 80,000 में, तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा उसको, विच एवर इज लेस पर। दिस इज प्रूडेंस कंसेप्ट, विच एवर इज लेस पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट में 40 का चल रहा है तो कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, मार्केट प्राइस पे, विच एवर इज लेस। तो कभी जब जनरल एंट्री करेंगे ना आप आगे चल के, क्वेश्चन आएगा क्लोजिंग स्टॉक को नोट करिए, नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिर में रिकॉर्ड होता है, बिका नहीं ना, बिका नहीं ना, नहीं बेटा समझ, यही तो है प्रूडेंस कंसेप्ट, यही तो है आपका कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू साल के आखिर में रिकॉर्ड करोगे ना, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पर आपको रिकॉर्ड करना है। हाँ क्या बोले, हाँ क्या बोले, हाँ ये आपकी एक्वायर्ड कॉस्ट थी, एक्विजिशन कॉस्ट थी, और ये मार्केट में वैल्यू चल रही है, जिस जो भी कम होगा उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। और देखिए प्रूडेंस का एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्रूडेंस के हिसाब से बनता है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, ये भी किसके हिसाब से बनता है, प्रूडेंस के हिसाब से बनता है। तो अब हम डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हैं, कि फ्यूचर में हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। हम टैक्स का प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ा, कहां से पैसा आएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, बैड डेट तो मालूम है ना, कि भाई पैसा ले गया और वापस नहीं करेगा, उसके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, उसके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, जब प्रोविजन रिजर्व चैप्टर आएगा तब बताऊंगा और डिटेल में। सो ये एग्जांपल थे किसके, किसके, प्रूडेंस का, ठीक है। एक और चीज समझना, ये प्रूडेंस कंसेप्ट ना कुछ जगह पर नहीं चलता है, कैसे मैं बताऊं आपको, देखें जरा, ये मैं नोट्स में लिख के दूंगा सारा का सारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्शन हो गया, उसको कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज हायर पे बेचा जाता है। पेट्रोल पंप पे जाइए, उसने पेट्रोल एक्वायर किया था मान लो 80 रुपए लीटर, अचानक सरकार ने बोला कि रेट कितने हो गए भाई, 95 रुपीज लीटर हो गए, और आपने एक्सपीरियंस किया होगा पिछले सालों, अचानक 5 रुपए प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल पंप वाला क्या बोलेगा, ना 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 ना, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पे बेचेंगे, ऐसा बोलेगा क्या, नहीं, किस प्राइस पे बिकता है, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज हायर। और एग्जाम्पल बताते हैं, एक और एग्जाम्पल, यहां नहीं लगता वो प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, ये एक्सेप्शन है प्रूडेंस के। एक और देखिए, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, सोने का भाव, ज्वेलर ने जब सोना खरीदा 48,000 रुपीज का, एक तोला मतलब 10 ग्राम का था, उतने में खरीदा, आज मार्केट में प्राइस 52,000 रुपीज पर 10 ग्राम चल रहा है, वो आपको कितने में बेचेगा, 48,000 में बेचेगा, कितने में बेचेगा, हाँ 52,000 में, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज हायर पे बिकेगा। यहां नहीं लगता प्रूडेंस, क्योंकि वो उस, हाँ बोलिए, वो तो बेटा गुड्स वगैरह के थे, नहीं बेचना तो बाद की बात है, रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी कम होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन गोल्ड वाले पेट्रोलियम वाले वो नहीं, ऐसा नहीं, वहां नहीं चलता ये। तो ये क्योंकि वो इंडस्ट्री अलग तरह की इंडस्ट्री है, बाकी सब जगह पे प्रूडेंस चलता है, उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। और जब आपको नोट्स दिए जाएंगे ना उसके अंदर और डिटेल में कुछ और चीजें मैं डालूंगा, ठीक है। चलिए एक और प्रिंसिपल लेके चलते हैं, कौन सा वाला, कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट वाला। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। मान लो आपने एक लैंड का टुकड़ा 20 लाख में खरीदा, 20 लाख में लिखेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू चाहे कितनी भी हो जाए, बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस पे लिखना है उसको। लेकिन एक बात समझना, प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो मशीन के साथ नहीं लगता है,
मशीनरी प्रूडेंस प्रिंसिपल लगता है किसके साथ? गुड्स के साथ, जिनको आप रीसेल करने वाले हैं। वो एसेट्स पे नहीं लगेगा। आपने लैंड खरीद लिया 20 करोड़ का, तो आपने बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू कितनी लिखी? 20 करोड़ लिखी, क्योंकि वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है। मार्केट में वो 30 करोड़ का हो गया, नहीं लिखेंगे उसको, 20 करोड़ ही लिखा जाएगा। हाँ, गुड्स पे नहीं लगता है जनरली, कॉस्ट पे लगता है। लेकिन अगर गुड्स आप लेके रख रहे हैं और उसको स्टॉक की फॉर्म में कर रहे हैं तो प्रूडेंस लगेगा, कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस लिखेंगे, लेकिन एसेट्स के केस में वो नहीं लगता है। ठीक है, तो कॉस्ट को बोलते हैं हम एक्विजिशन कॉस्ट। एक बात और समझना, अभी बैग मत पैक कर भाई, थोड़ा सा और कर रहे हैं, वाइंड अप कर। ठीक है, लगता है ना 4:30 हो गया, चलो भाई चलें, जरा बहुत पढ़ लिया अब, ऐसा नहीं। हाँ, क्या बोले? 7:30 ठीक है। आइए देखें, हो गया थोड़ा ज्यादा टाइम, एक और छोटा सा वाइंड अप करूंगा, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। क्या होता है कि कॉस्ट किसको बोलते हैं? आपने एक मशीनरी मंगाई जर्मनी से, जर्मनी से आई, 10 लाख रुपए लग गया, उसकी कीमत है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू टेल योर पेरेंट्स कि किससे। ठीक है, तो क्या हुआ, जर्मनी से मशीन मंगाई 10 लाख रुपए की, मुंबई तक वो बाय एयर आई, और उसके बाद आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लग गया उसका आपको आगे आने में, तो 12 लाख हो गई उसकी कीमत। फिर आप एक डेस्टिनेशन से जब उसकी अपनी जगह पे आ गए, तो उसके नीचे आपने उसके नीचे एल्यूमिनियम का प्लेटफॉर्म लगाया, उस पर आपका 50,000 खर्च हो गया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग वायरिंग नहीं लगा के रखी, उसके में आपका 50,000 खर्च हो गया। तो जब कोई मशीन आप खरीदते हैं और उसको वर्केबल कंडीशन में बनाने में जितना भी पैसा खर्च होता है, उसको एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लाख था तो वही रिकॉर्ड करेंगे, उसको वर्केबल फंक्शनल बनाने के लिए वट एवर एक्सपेंसेस यू आर गोइंग टू इनकर्ड, दैट विल बी इंक्लूडेड इन एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? सिंपल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उस पर लगने वाला एक्सपेंस जितना भी होगा जिससे कि वो मशीन वर्केबल बने, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्विजिशन। वो है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट्स। सो ऑल द एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। और बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो करेंगे उसको? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके किस पे शो करेंगे? बुक वैल्यू पे शो करेंगे। भाई एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना हर साल, तो जब पहली बार लिखेंगे तो कॉस्ट पे लिखेंगे, और जब धीरे धीरे क्या करेंगे, हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके कौन सी वैल्यू पे शो करेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है पता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। लेकिन गुड्स के केस में गुड्स थोड़ी डेप्रिशिएट होती हैं। आप गारमेंट के डीलर हो, आपकी पैंट कमीज डेप्रिशिएट होंगी क्या? नहीं होंगी, उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, एसेट्स पे लगता है। तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है भाई? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उस पर इसे शो करते हैं। दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्या बोले? क्या चीज? हाँ, एप्रिशिएट हो तो फिर प्रूडेंस आ जाता है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। डेप्रिशिएट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब एप्रिशिएट होगी ना असेट्स, उसको नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो प्रूडेंस को वायलेट कर रहा है। प्रूडेंस क्या कहता है? रिकॉर्ड प्रूडेंस क्या कहता है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो वो कहता है कि प्रॉफिट को मत लिखिए आप, सिर्फ लॉसेस और फ्यूचर में होने वाले चेंजेस उसको रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, तो विल वाइंड अप टुडे नाउ। बल्कि बच्चे हुए प्रिंसिपल अगली क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे हम, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल वाइंड अप। ओके बस इशिता, और चार भी या जो भी बच्चा आपका नाम था, बाय बाय।